Hello, welcome back to part 2 of the atomic structure. तो पार्ट 1 में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? रिवाइज किया है? पक्का? ठीक है. तो हम लोगों ने देखा पार्ट 1 में पार्टिकल नेचर और वेव नेचर की लड़ाई, है ना, रिलेटेड टू व्हाट? रेडिएशन. तो एंड में ये था कि अपना मैक्सवेल ने जो बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, तो मैक्सवेल के हिसाब से वो वेव थ्योरी फॉलो कर रही थी, बट स्टिल इट हैज सर्टेन डिसएडवांटेजेस. सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशंस थ्योरी. तो बेसिकली although it has explained most of the concepts of the light, for example interference and diffraction, ये जो इंपॉर्टेंट लाइट के फिनोमिना बता रहे थे कि वो वेव रेडिएशन थ्योरी को फॉलो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे फिनोमिना थे, स्पेशली ये 3, जो वेव रेडिएशन और थ्योरी को सपोर्ट ना करके पार्टिकल नेचर को सपोर्ट कर रहे थे. और उसमें सबसे बड़ा नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. एंड सेकेंड वॉज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन. एंड थर्ड वन इज the line spectrum of hydrogen atom. तो कभी कभार पूछा जा सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में that what is the disadvantages of the wave radiation theory given by the Maxwell. So just write that it has been unable to explain the particle nature which has been given by these theory, photoelectric effect, black body radiation and the line spectrum of the hydrogen atom. So before coming on to the photoelectric effect, we should know that what is Planck's quantum theory is all about. And in this part, we will be going to study the Planck's quantum theory so that we can able to study the photoelectric effect in the very next part, as well as we will cover the black body radiation. So let's start with the Planck's quantum theory. तो बच्चों, Planck's quantum theory ये कहती है, क्या कहती है? कॉपी पेन निकाल लो, फिर बताते हैं. तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि अगर ये सरफेस है और कोई रेडिएंट एनर्जी इस पे इंसिडेंट हो रही है, तो कुछ एब्जॉर्ब होगी, कुछ एमिट होगी, बट इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूअस, एंड दिस डिसकंटिन्यूअस फॉर्म contains the small energy packets. फिर से समझो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कोई अगर राइट रे इंसिडेंट होती है किसी सरफेस पे, तो उसमें से कुछ एब्जॉर्ब होती है, कुछ एमिट होती है, बट इन द डिसकंटिन्यूअस फॉर्म. तो वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म का क्या मतलब होता है? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म का ये मतलब है कि वो पार्टिकल नेचर के बारे में बात कर रहा है. और ये जो आप देख रहे हो छोटे 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 छोटे, ये क्या है? इसको बोला है उसने स्मॉल एनर्जी पैकेट्स. क्या बोला है? स्मॉल एनर्जी पैकेट्स. और इस स्मॉल एनर्जी पैकेट्स का नाम क्वांटा या क्वांटम भी है. तो कोई अगर आपसे पूछे कि यार ये क्वांटम या क्वांटा का मतलब क्या होता है, तो कहना प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में जो हम लोग स्मॉल एनर्जी पैकेट्स यूज करते हैं, किसके? रेडिएशन के, उसको क्वांटा या क्वांटम कहा जाता है. अगर यहीं आप लाइट के बारे में पढ़ रहे होते, रेडिएशन के बारे में ना पढ़ रहे होते, तो उसी क्वांटा को फोटॉन कहा जाता है. नहीं समझे? लाइट में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं उन्हें फोटॉन कहते हैं. रेडिएशन में जो पाए जाते हैं उनका एक स्पेशल नाम, उनको क्वांटा कहा जाता है. तो फोटॉन जो लाइट के लिए है, क्वांटा वो रेडिएशन के लिए है. ठीक. तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है?
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है द रेडिएंट एनर्जी का क्या मतलब हुआ? एनर्जी एसोसिएटेड विद रेडिएशन। देखो यहां लिख रहा हूं, एनर्जी एसोसिएटेड with the radiation is known as radiant energy. Cool? Okay. And this radiant energy is emitted or absorbed in discontinuous form. डिसकंटिन्यूअस फॉर्म का क्या मतलब है कि वो पार्टिकल नेचर रिप्रेजेंट कर रहा है। इन डिसकंटिन्यूअस फॉर्म एंड इन द फॉर्म ऑफ small energy packets called quanta or quantum. But if you have considered this radiation as light, means in case of light it is known as what? फोटॉन। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लिखने को जब आएगी तो हम लोग ये 2-3 पॉइंट लिखेंगे। अभी तो 2 ही हुए हैं, अभी और बता रहे हैं। तीसरा पॉइंट इसने क्या बताया? इसने कहा एनर्जी एसोसिएटेड विथ रेडिएशंस is directly proportional to its frequency। बड़े आराम से ध्यान से मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलो। देखो पहले 2 पॉइंट तो समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट क्या है? एनर्जी एसोसिएटेड विद द रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि हर वो रेडिएशन जो आप फेंक रहे हैं उसकी जो एनर्जी है उससे एसोसिएटेड उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, और वैसी वर्सा अगर उससे एसोसिएटेड उसकी कोई फ्रीक्वेंसी है तो उससे एसोसिएटेड उसकी कोई एनर्जी होगी। जैसे मान लीजिए आपने कुछ किलो जूल की एनर्जी फेंकी, 100 किलो जूल की एनर्जी फेंकी, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो 100 किलो जूल से एसोसिएटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जहां पे क्या थी बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी। याद है ना, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज। तो हर एनर्जी से रिलेटेड उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती है, और दोनों एक दूसरे के क्या हैं बेटा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। यानी कि इस स्टेटमेंट से हमें यह पता चलता है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते थे? न्यू से। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, इतिहास गवाह है, एक इज इक्वल टू आता है, एक कांस्टेंट आता है। यहां पे इज इक्वल टू के साथ जो कांस्टेंट आया वो h है, और इस h को हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट की एक फिक्स्ड वैल्यू है जो आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगी, और न्यूमेरिकल्स हम आपको इसके अगले वाले पार्ट में करवाएंगे। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है इसको प्लीज आप याद रखिए, वो है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एक लास्ट सिद्धांत, वो लास्ट सिद्धांत क्या है कि अगर मान लो खूब सारी रेडिएशंस फेंकी जाएंगी तो इसका फॉर्मूला क्या कन्वर्ट हो जाएगा? E इज इक्वल टू NH न्यू। यानी कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स एनर्जी एसोसिएटेड विथ रेडिएशन इज
क्वांटाइज्ड, वर्ड पर ध्यान देना, क्वांटाइज्ड। अगर एनर्जी क्वांटाइज्ड है इसका क्या मतलब है कि वो किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। यहां पे देखिए E इज इक्वल टू एच न्यू था, मल्टीप्लाई कर रहे हैं n से, n यहां पे इंटीजर है कोई जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 एंड इट इज गोज ऑन। मतलब ये सरफेस एनर्जी को जो एब्जॉर्ब कर रहा है ये ब्लॉक वाइज कर रहा है। एक ब्लॉक फेंके, 2 ब्लॉक एब्जॉर्ब हुए, 3 ब्लॉक एब्जॉर्ब हुए, 5 ब्लॉक एमिट हुए, है ना। 5 पार्टिकल्स के टर्म्स में देखो, कंटिन्यूअस फॉर्म के टर्म्स में नहीं हो रही, वेव्स के फॉर्म में नहीं हो रही, पार्टिकल्स के फॉर्म में हो रही है। 3 पार्टिकल एब्जॉर्ब हुए, 10 पार्टिकल एब्जॉर्ब हुए, तो इसलिए n टाइम्स करना क्या कोई बुरी बात है? नहीं। इक्वल टू एच न्यू फॉर 1 इक्वल टू n टाइम्स एच न्यू मीन्स अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3 गुना, 4 है तो 4 गुना, 5 है तो 5 गुना। तो ऐसे नेचर को कहते हैं क्वांटाइजेशन हो जाना। जैसे चार्ज क्वांटाइज्ड है, जाने अनजाने में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है, Q इज इक्वल टू n टाइम्स E। तो E क्या होता था? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19। लेकिन Q इक्वल टू NE अगर हम कर देते हैं, n मतलब क्या है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी इंटीजर हो सकता है ना। तो इसलिए हम कहते हैं चार्ज क्वांटाइज्ड है क्योंकि वो एक इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 के साथ करोगे तो 1 गुना हो जाएगा, 2 के साथ करोगे तो 2 गुना हो जाएगा, 3 के साथ करोगे तो 3 गुना हो जाएगा। तो जब भी ये बात आएगी कि इतने टाइम्स हो गया तो वो चीज क्वांटाइज्ड हो जाती है। ठीक, तो क्वांटाइज का ये मतलब क्या होता है? जब कोई चीज किसी इंटीजर या होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी। याद रखना, ये कभी फ्रैक्शन या डेसिमल में कोई चीज ना एब्जॉर्ब करेगी ना एमिट करेगी। कि अगर तुम सोचो सर n की वैल्यू 2.5 नहीं हो सकती, 3.5 नहीं हो सकती, या तो फिर 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी। तो फटाफट रिवाइज करते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है। ठीक है, पहली क्या कहती है कि द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रेडिएशन इज नोन एज द रेडिएंट एनर्जी and this radiant energy is emitted or absorbed in the discontinuous form and in the form of small energy packets called quanta or quantum. In case of light it is known as photons. Energy associated with radiation is directly proportional to its frequency. E is directly proportional to nu, constant हटा तो h आ गया। अच्छा यार एक बात और, जैसे कि न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लैम्डा के हिसाब से क्या है भाई? E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला C बाय लैम्डा था ना, तो यहां से एक चीज और आ गई कि इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होता है, या यहां पे इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा होता है। So it is all about the Planck's quantum theory. Have a note, have a screenshot of it, and now let's proceed to the black body radiation. So coming on to the black body radiation, first of all we must know that what is an ideal black body. तो ideal black body वो होती है जो perfect absorber होती है और perfect emitter होती है, वो जो कोई भी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस को या लाइट को एब्जॉर्ब कर सके और 100% उसे एमिट कर सके, और ऐसी कोई होती नहीं है, इसीलिए वर्ल्ड जुड़ा है आइडियल ब्लैक बॉडी। सो एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड अ परफेक्ट एमिटर ऑफ रेडिएशंस, which means that it emits and absorbs the radiations of all the frequencies which falls on its surface. तो बच्चों ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या हुआ? तो रेडिएशन इज गिवन बाय द ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी जैसे हम आयरन रॉड ले लें, हम लोग ये क्लासिकल वेव थ्योरी कॉन्सेप्ट में या पार्टिकल वेव नेचर में ब्लैक बॉडी को क्यों पढ़ रहे हैं, जरा इस चीज़ को समझना। क्योंकि ब्लैक बॉडी कहती है मैं पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करती हूँ, वेव नेचर को नहीं करती। कैसे? हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे आयरन रॉड इज कंसिडर टू बी अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का जरूरी मतलब नहीं कि उसके अंदर उसके ऊपर काला पेंट हो, ठीक है। तो अ ब्लैक बॉडी लाइक आयरन रॉड, अगर आप उसको भट्टी पे हीट करें, टेम्परेचर उस पर बढ़ाएं, तो वो अपना कलर चेंज दिखलाएगी। फर्स्ट इट विल शो लाइक डल रेड कलर, फिर धीरे धीरे और टेम्परेचर बढ़ाओगे,
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे उसका कलर डल रेड से डार्क रेड हो जाएगा। आपने और हीट किया और टेम्परेचर बढ़ाया तो डार्क रेड से वो फाइनली येलो होने लगेगी, येलो से वाइट हो जाएगी, वाइट से फिर फाइनली इट विल स्टॉप एट ब्लू कलर। तो ये अद्भुत चेंजेस ऑफ कलर आप पाएंगे। लेकिन क्लासिकल वेव थ्योरी का ये कहना है बच्चों कि अगर आप किसी ब्लैक बॉडी को हीट करें तो उसकी सिर्फ इंटेंसिटी पे बढ़ोतरी होगी, उसका कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन यहां तो कलर चेंज हो रहा है। इंटेंसिटी का बढ़ने का यह मतलब है कि अगर आप हीट दोगे तो वो डल रेड से डार्क रेड, डार्क रेड से डार्केस्ट रेड, डार्केस्ट रेड से एकदम डार्क डार्क डार्केस्ट रेड हो जाएगा। भाग तेरी, इस कलर की तरह ब्लैक बॉडी, आयरन मैन। तो क्या समझे आप कि वेव थ्योरी का कहना है ब्लैक बॉडी को हीट करने पर उसकी बढ़नी चाहिए सिर्फ इंटेंसिटी, इट शुड नॉट अंडरगोज द चेंज इन कलर। लेकिन ये तो चेंज इन कलर दिखला रहा है। इस पर आया पार्टिकल नेचर का कॉन्सेप्ट, जो कि कौन फॉलो करता है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने अभी आपने क्या पढ़ा कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप हीट एनर्जी देंगे तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, हीट एनर्जी देंगे तो बेटा फ्रीक्वेंसी बदलेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो कलर बदलेगा ना। भूल गए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर विजिबल रीजन था। विजिबल रीजन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? विबग्योर। और विबग्योर किसके अकॉर्डिंग सेट था? है इंक्रीजिंग वेवलेंथ या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। यानी कि इतना तात्पर्य है कि अगर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ बदलेगी एनर्जी बदलेगी, या वाइसी वर्सा। तो अगर आप एनर्जी बढ़ा रहे हैं आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बदल रहे हैं, और अगर फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो कलर बदलेगा। तो वेव थ्योरी निकल लो किनारे, पार्टिकल थ्योरी आ जाओ मेरे पास। ऐसा किसका कहना है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन का। ब्लैक बॉडी रेडिएशन और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है। ये एक एक्सपेरिमेंटल ही फैक्ट है जो कि शायद ही आपके पेपर्स में पूछा जाए, लेकिन फिर भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि बुक में दिया है। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। एन आइडियल बॉडी, ये डेफिनेशन तो हो गई थी। एक आयरन रॉड लिया आपने, उसको हीट किया, वो डल रेड में कन्वर्ट हुआ। फर्दर हीट किया तो डार्क रेड में, और हीट किया तो येलो, और हीट किया तो व्हाइट, और हीट किया तो ब्लू। तो यार विबग्योर की अगर हम माने, विबग्योर ये क्या था? इंक्रीजिंग लेमडा के हिसाब से या डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। यानी कि ऊपर की तरफ जाएं विबग्योर में तो ऊपर की तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, और बढ़नी भी चाहिए। ब्लू कलर जो मिल रहा है वो मिलना भी चाहिए। तुम्हारा पहले क्या था? रेड था, रेड। फिर क्या हो रहा है? ब्लू। बेटा ऊपर जाने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ना, और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है यानी कि एनर्जी भी बढ़ रही होगी। तो बढ़ तो रही है, आप हीट दे रहे हो, एनर्जी बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर के थ्रू बढ़ा रहे हो, फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी। इसीलिए तो रेड से ब्लू होना लाजमी है, क्योंकि फोन रखो दूसरे फोन में आजमी है। बट पापा इसका मेरी बात से क्या ताल्लुक है? रेड एफएम देखते हो कि नहीं? ठीक है। तो these observations are not in agreement with the wave theory of radiations, since according to the theory the heat energy supplied, सुन इधर देख इधर, according to this theory the heat energy supplied must increase the intensity of the same color, that is red, and black body is not expected to undergo change in color, but it was going the change in color, and there lies the graph between the intensity of radiation and lambda. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंटेंसिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर ये T2 है, ये T1 है, T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा बड़ी है, तो यानी कि इंटेंसिटी वाला कर्व भी ऊपर ही होगा T2 के लिए, और T1 का नीचे होगा। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंटेंसिटी पहले बढ़ेगी, फिर इंटेंसिटी के साथ साथ कलर भी बढ़ेगा। ठीक है ना? तो ये जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है इंटेंसिटी बढ़ रही है, फिर एक पॉइंट पे आएगा जब वो मैक्सिमम पहुंचेगी और फिर वो डिक्रीज करने लगेगी। लेकिन ये किसका कॉन्सेप्ट था? अपना क्लासिकल वेव थ्योरी का, जो कि फॉलो अप नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो कमिंग आउट टू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक, मैं फिर से कह रहा हूँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन मुश्किल ही है कभी पूछा जाए पेपर में।
प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जरूर पूछा जाता है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इन विच वी विल डील्स विद द न्यूमेरिकल ऑफ पार्ट 1 as well as part 2. So there comes part 3, numericals.